नमस्कार दोस्तों, पटेल स्टडी आईक्यू जी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डोइला गुरुजी आपको जनरल साइंस फॉर एसएससी जीडी कंपटीशन एग्जाम्स परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पटेल स्टडी आईक्यू जी के को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। फिर दोस्तों, मेरे मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए कि पीवाईक्यू सोल्व करने का क्या अर्थ होता है। पीवाईक्यू एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कराने में, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने में योगदान देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया है। अब ये क्वेश्चन है, अभी इनमें से चार ऑप्शनों में से मैंने आपको आंसर बता दिया कि जैसे मान लो इसका आंसर पोषण हुआ, संचरण हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, कोई सा भी मान लो इसका आंसर हुआ। अभी मान लो आप, और आपने वो देख लिया और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। तो इस प्रकार पीवाईक्यू आप सोल्व करोगे ना, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पीवाईक्यू सोल्व करने का मतलब है कि आप जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों के बारे में भी पता चले, क्योंकि कोई नहीं कह सकता एग्जाम में कि यही क्वेश्चन आएगा। मान लो ये क्वेश्चन है, ये आ चुका है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यही क्वेश्चन बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे कोई भी पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बनते हैं। अब जैसे इसके जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों पर आधारित, लेकिन बनेंगे क्या, वहीं से है क्वेश्चन इर्द गिर्द, क्योंकि ज्ञान होता है ना दोस्तों, वो एक गोले के समान इधर बिधर घूमता रहता है और वहीं से क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो आइए पटेल स्टडी आईक्यू जीके की तरफ से एसएससी जीडी जो विगत पेपरों में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया है। अब पहले तो जैव प्रक्रिया क्या होती है, जो मानव शरीर में चलने वाले तंत्र है। सबसे पहले याद रखिए, जो सेल होती है वो हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं से अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और उन अंग तंत्र से कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं। एक चीज याद रखिए, सेल, सेल से क्या बने मित्रों, ऊतक, ऊतक यानी टिश्यू, और टिश्यू से क्या बने, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र, और इन अंग तंत्र से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर पूरा बनता है। तो देखो इस प्रकार ये एक डायग्रामेटिक ये फ्लो चार्ट है। तो ये क्या है, इन अंग तंत्रों से होने वाली जो प्रक्रिया है वो जैव प्रक्रिया हमारी होती है। अब ये पूछ रहा है कि गैर आवश्यक कौन सी प्रक्रिया है निम्न में से, इन चारों में से। तो पोषण क्या है, देखो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन को पचावट करते हैं, ये पाचन करते हैं, ये क्या है, एक पोषण की प्रक्रिया है। तो क्या ये गैर आवश्यक हो सकती है, कतई भी नहीं हो सकती मेरे भाई। क्यों नहीं हो सकती, क्या बिना भोजन के, बिना पोषण के हमारा शरीर काम कर सकता है, बिना ऊर्जा के हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं। तो ये क्या गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया होगी, नहीं। दूसरा आता है मेरे मित्रों उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, अब हम खाएंगे, खाएंगे तो कुछ अपशिष्ट भी हो बनेगा, और अपशिष्ट बनेगा यदि उसका उत्सर्जन नहीं करे, मान लो वो आवश्यक गैर आवश्यक और उत्सर्जित ना करे, तो क्या होगा, हम बीमार होंगे, पेट खराब होगा, मलाशय दूषित होगा। तो ये भी क्या होगा मेरे मित्रों, गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया होगी कि नहीं, ये कौन सी होगी, आवश्यक जैव प्रक्रिया होगी। अब प्रजनन, क्या प्रजनन गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया हो सकती है, कतई नहीं हो सकती मेरे भाई। क्यों नहीं हो सकती, प्रजनन क्या है, जनन, रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन, ये क्या है, एक संतति, दो नर और मादा से संतति का निर्माण, क्या है, जनन है, री उत्पादन, रिप्रोडक्शन है। अब ये अगर मान मान लीजिए ये गैर आवश्यक प्रक्रिया, मान लो इसको, मान लीजिए, तो अगर मानते हैं तो संतति पैदा नहीं होगी तो क्या होगा, आबादी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा मानव का अस्तित्व या किसी भी जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या गैर आवश्यक प्रक्रिया हो सकती है, कतई भी नहीं। लेकिन जो संचरण, संचरण क्या है दोस्तों, गमन है, इधर से इधर कुछ भी चीज का जाना, ये संचरण है। तो ये क्या है मेरे मित्रों, ये गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया है। देखो ये एसएससी जीडी जो शिफ्ट 13 फरवरी को 2019 को जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मानव। ये मेरे मित्रों मानव है, ये मानव, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, उसके लिए मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं। मानव शरीर,
क्या आता है दोस्तों कि मानव शरीर की त्वचा की जो बाह्य परत होती है, उस बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, जैसे कि ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, इसकी जो सबसे बेस्ट जो सबसे बाहरी परत है, इस बाहरी परत के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा फेस है, इसकी जो बाहरी परत है, इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों एपिडर्मिस का। किसका उपयोग किया जाता है मित्रों, एपिडर्मिस का। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप एक बात याद रखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन पर को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा, हमारी आपकी जो सभी वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो क्या होगा, आप सभी क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से याद कर लोगे। और जब वो क्वेश्चन याद कर लोगे और जब पेपर में आप उन क्वेश्चनों को देखोगे, तो आपका चार चांद खिल जाएगी, नौकरी आपकी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। लेरिंग्स क्या होता है मेरे मित्रों, लेरिंग्स कट होता है, कंठ होता है। और क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मुख्यतः बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी है। जल जनित बीमारी है, तो जल से कौन सी बीमारी हो सकती है दोस्तों, हेजा। कौन सी बीमारी हो सकती है मेरे मित्रों, हेजा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। तो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम होगा मेरे मित्रों विटामिन B2। क्या होगा, B2। अब एक ट्रिक है विटामिनों को याद करने की, वो क्या है दोस्तों, रथ पर एक टोपी। क्या ट्रिक है विटामिनों को याद करने की दोस्तों, रथ पर एक टोपी। अर्थात रे से रेटिनोल, थे से थाइमिन, ए से एस्कोर्बिक, के से कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोल। ये कौन कौन से नाम हो गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 विटामिन है। इन 6 विटामिनों को रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक क्या है मित्रों, रथ पर एक टोपी। अब देखिए इस क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन, कितने टॉपिक्स को किस प्रकार याद करते हैं, उसको देखिए आप। हमने क्या पढ़ा कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B2, यानी इसका रासायनिक नाम है। अब जब ये क्वेश्चन बनता है तो ये भी बनता है कि विटामिनों के रासायनिक नाम कौन से हैं। तो रथ पर एक टोपी, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोल। ये क्या हो गए, विटामिनों के नाम हो गए। कौन कौन से के हो गए, A B C D E के। अब जब इतना पढ़ रहे हैं तो हम देखिए विटामिन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक विटामिन पाया जाता है वसा में घुला हुआ विटामिन, एक पाया जाता है जल घुलित विटामिन। अब वसा में कौन से विटामिन घुले होते हैं मित्रों, इसकी आसान ट्रिक है कीड़ा। कौन सी ट्रिक है मित्रों, कीड़ा। कीड़ा से आप इसको वसा घुलित विटामिनों को याद कर सकते हैं। कीड़ा विटामिन KEDA, ये वसा घुलित विटामिन है। इसके अलावा जो कौन से विटामिन बचे हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी बी सी ब सी, बी सी का मतलब वो वाला BC नहीं है। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी वाला BC है, जो कैसा होगा, जल में घुलित विटामिन होगा। अब हमने विटामिनों के रासायनिक नाम पढ़ लिए, विटामिन कितने प्रकार के पाए जाते हैं ये भी पढ़ लिए। तो अब इसके अलावा विटामिन का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि विटामिन की खोज किसने करी। तो विटामिन की खोज की थी मेरे मित्रों फंक ने। किसने की थी दोस्तों, विटामिन की खोज जो की थी दोस्तों वो किसके द्वारा की गई थी, फंक के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बन गया। अब आता है कि विटामिनों की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, रात बेरी सबरी बचपन रथ, ये विटामिनों की कमी से होने वाले रोग है। अब ये कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, रे रिकेट्स, रे रात, वो फॉर रतौंधी। कौन सा हो गया मित्रों, रतौंधी। ये हो गया बेरी बेरी, ये किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन ए से। ये विटामिन बी से। ये सबरी स्कर्वी अर्थात विटामिन सी से। रिकेट्स विटामिन डी से। बचपन यानी बांझपन विटामिन ई से।
और ये रक्त का थक्का नहीं बनता। रथ यानी रक्त, है और थक्का। रक्त का थक्का किसके कारण नहीं बनता? किस कमी के? विटामिन के से। देखो, एक क्वेश्चन से कितने विटामिनों से संबंधित आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। जब आप पीवाईक्यू को इस प्रकार पढ़ोगे ना, अब अच्छा, इनको आप याद कैसे कर पाओगे? तो सीधा सीधा सा है, आप इनको लिखने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार आप जब इनको लिख पाओगे, तो याद कर पाओगे, तो आपकी सफलता आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। जल्दी से मतलब है दोस्तों, पेपर तो होते जाएंगे। इस साल वैकेंसी आएगी, अगली साल आएगी, उससे अगली साल आएगी, उससे अगली साल आएगी, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आती जाएगी। वैकेंसी तो आती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम तैयारी करनी है और फर्स्ट टाइम में पेपर को निकाल लेना है, सफलता प्राप्त करनी है। तो उसके लिए आपको, यदि आप पीवाईक्यू भी सोल्व करने हो, पहले तो आप थ्योरी पे पकड़ बनाइए। थ्योरी जितनी मजबूत होगी, क्वेश्चन उतने ही सही होंगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सोल्व कीजिए। पीवाईक्यू को भी इस प्रकार सोल्व कीजिए कि आपकी थ्योरी को कंप्लीट व्यू कर ले। तो दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी होती है, तो इसके कारण क्या होता है? वायुदाब होता है क्या? वायुदाब क्या? देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये तो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम क्या करते हैं, हम आपको पढ़ाते नहीं है, हम आपको याद कराते हैं आसान तरीके से। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? वायुदाब होगा क्या? नहीं। बारिश होगी क्या? नहीं। अगर ऐसा हो तो CO2 ही CO2 कर दे। बारिश हो तो पूरी धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा ही जाए, क्योंकि बारिश की तो जरूरत है भाई। खेतों में पानी सूख रहा है, जमीन सूख रही है। तो क्या होगा? जब वातावरण में CO2 बढ़ेगी ना मित्रों, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जीवाणु, ये क्या है दोस्तों? जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, को फिक्स करने में सहायता करता है। फिक्स यानी स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पाया जाता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन इसका वेट कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन वेट पाया जाता है 14। अच्छा, नाइट्रोजन जब हम गैस की बात करते हैं, ये तो नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन N2 की बात करते हैं, N2 का वेट कितना पाया जाता है? 28। क्यों? क्यों पाया जाता है? एक नाइट्रोजन का वेट है 14, तो दो नाइट्रोजनों का वेट कितना पाया जाएगा? 28। N 14, 14 14 दून 28, 14 14 जोड़ोगे 28, 1 4 2 8, एक का दुगना 4 का दुगना, हो गया 28। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है मित्रों? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइजोबियम। और राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः दाल में। अब एजेटोबैक्टर क्या करता? क्लास्ट्रीडियम क्या करता है दोस्तों? देखिए, क्लास्ट्रीडियम बाट्यूनिकम क्या करता है? जो पदार्थ होते हैं उनको सड़ाता है। एजेटोबैक्टर क्या करता है? एजेटोबैक्टर चावल में पोषकता बढ़ाता है। चावल का मतलब चावल की खेती में मित्रों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वे आता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो कब मनाया जाएगा दोस्तों? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार में। कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार में। अब कुछ मेरे दोस्त समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज्ञान की दृष्टि से ये SSC GD 6 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मत सोचिए आप कि दिवस दिन क्वेश्चन नहीं आ सकते। लेकिन एक बात भी याद रखिए मेरे मित्रों, सफलता उसको नहीं मिलती जो मान लीजिए जीके में 30 में से 30 कर देगा, 20 में से 20 कर देगा, 15 में से 15 कर देगा, 40 में से 40 कर देगा। सफलता उसको मिलती है जो एक औसत से थोड़ा अधिक कर पाता है। सभी सब्जेक्टों में कॉमन जो औसत बैठता है, उससे जो थोड़ा अधिक कर लेगा, उसको सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों कि वसा ऊतक मानव बॉडी में, मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो डपकला नहीं है दोस्तों, ये क्या है? उपकला। क्या? तो वसा ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? वसा ऊतक क्या करता है? वसा ऊतक जोड़ने का काम करता है मुख्यतः। अब जब ये जोड़ने का काम करता है तो किस प्रकार का होगा? संयोजन का काम करेगा। और जब संयोजन का काम करेगा तो किस प्रकार का होगा? संयोजी ऊतक होगा।
अब तंत्रिका क्या होती है? तंत्रिका एक कोशिका है, तंत्रिका सेल होती है। ये कहाँ पाई जाती है? मानव में पाई जाती है। काम तो सभी को पता है, सेंसेशन वगैरह का तंत्रिका ही मुख्य रोल है। अब तंत्रिका के बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये है कि ये मानव शरीर की क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल है, सबसे लंबी सेल अर्थात कोशिका है मित्रों। दूसरा एक ऊतक आता है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है? जो हमारे बाहरी आवरण बनाता है वो होता है उपकला ऊतक। नेक्स्ट आता है मित्रों पेशीय ऊतक। ये क्या करता है? पेशियों का निर्माण करता है अर्थात मसल्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों कि किस वंश का नाम कुकुरबिट्टा है? तो कुकुरबिट्टा नाम से पता चल रहा है, कुकुरबिट्टा। कुकुरबिट्टा हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। कुकुरबिट्टा में कौन आती है? लौकी आती है, और लौकी अर्थात कद्दू। क्या होगा मित्रों? कद्दू। ये टालू नहीं है दोस्तों, ये आलू। नेक्स्ट आता है मित्रों ट्राइग्लिसराइड। एक किस प्रकार का ऊतक है? ट्राइग्लिसराइड देखो, आज के टाइम में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब कुछ मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि गुरुजी कहाँ से हार्ट अटैक लिया है। तो देखो, हार्ट अटैक क्यों बढ़ता है? वसा के कारण। और जब भी आप अपने आप ने कभी न कभी हार्ट की रिपोर्ट देखी होगी, तो उसमें क्या देखा होगा आपने? उसमें ट्राइग्लिसराइड देखा होगा। या तो किसी का घट रहा होगा, किसी का बढ़ रहा होगा। अब ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है यानी लिपिड बढ़ रही है, और लिपिड बढ़ रही है। और लिपिड किस प्रकार होती है? लिपिड नाम से ही पता चल रहा है, लिपिड। लिपिड यानी वसा। तो ये किस प्रकार का ऊतक होगा मित्रों? वसीय ऊतक। अब विटामिन क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? प्रोटीन क्या होते हैं? ये ऊतक है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वे होते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमारे शरीर में जो मसल्स का निर्माण करते हैं वो होते हैं प्रोटीन। अब सबसे ज्यादा जो तुरंत जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब जल्दी कैसे करेगा? इसका जो दहन होगा वो बहुत जल्दी होता है। लेकिन जो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को वो प्राप्त होती है वसा से। और सबसे जल्दी किससे प्राप्त होती है मित्रों? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आप देखोगे तो आप ऑप्शनों को देखोगे। खरगोश कहाँ रहता है? आपने देखा होगा, बिल में रहता है, जमीन में रहता है। धानी मूस कहाँ रहता है? नाम से पता चला है, धरती में। धानी मूस कहाँ रहेगा? धानी धरती में रहेगा। बुड़चक भी कहाँ रहता है? बिलों में रहता है। जो बुड़ होती है उनमें बिल बना बना के रहता है। लेकिन जो कछुआ है क्या ये बिलों में रहता है? कतई नहीं। आप इसको पाल सकते हैं, ये कहीं भी रहने को तैयार है। बड़ा बड़ा टफ जीव है, लेकिन दिल से बड़ा स्मूथ जीव है। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों, क्या आता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विकासवाद क्या है? विकासवाद का मतलब है इवोल्यूशन। थ्योरी, सिद्धांत का मतलब है थ्योरी, और विकासवाद का मतलब है इवोल्यूशन यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिए मित्रों? डार्विन ने। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। डार्विन ने कहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, अर्थात सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो योग्य होगा वो जीत जाएगा। जैसे यदि आप अच्छे नंबर लाते हो तो आप कंपटीशन प्राप्त कर लोगे, आप पेपर फाइट कर लोगे, पेपर फाइट कर लोगे तो आप जीत जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो हर महीने तनख्वाह आएगी, बढ़िया 50,000 के आदमी बन जाओगे। और बेरोजगार रह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो भैया वो कहते हैं ना, बेरोजगार आदमी कोई इज्जत नहीं। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दे दिया? डार्विन ने। मेंडल ने कौन सा सिद्धांत दिया? मेंडल ने क्या किया? पाइसम सटाइवन। और पाइसम सटाइवन क्या है मित्र? पाइसम सटाइवन अर्थात मटर पर अध्ययन किया और जीन से संबंधित सिद्धांत दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? एल्बर्ट आइंस्टीन का मुख्य सिद्धांत था सापेक्षता का। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। ये सूत्र अनेकों बार पेपरों में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षता। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्त।
मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत का आप भी कुछ कीजिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मेरी मेहनत, गुरुजी की मेहनत का कुछ तो फल निकले। नेक्स्ट आता है मेरे मित्रों कि हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से कितनी बार रक्त गुजरता है। तो मछली के हृदय से कितनी बार रक्त गुजरेगा? एक बार। एक साइकिल में, एक हर्ट साइकिल में मछली के हृदय से कितनी बार रक्त गुजरता है? एक बार। नेक्स्ट आता है मित्रों कि पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पौधों के जो विभिन्न पहलू अर्थात वनस्पतियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगी? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है मित्रों? बोटनी। दूसरा आता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रोगो नहीं है मित्रों, प्रौद्योगिकी। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है। देखो, हमारे सब्सक्राइबर जरूर कम है, हमारे व्यू जरूर कम है, लेकिन कंटेंट आपको कम नहीं होगा। क्यों हमारे सब्सक्राइबर कम है? क्योंकि मित्रों हमारा चैनल नया है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो हमारा कंटेंट है वो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, सफलता दिलाने वाला मिलेगा। आप एक बार हमसे जुड़ कर देखिए, हमसे पढ़कर देखिए, आपको नौकरी तो जरूर मिलेगी। तो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहेंगे मित्रों? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? जिसमें जीवों के और उनसे संबंधित टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। और जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी किसे बोला जाएगा मित्रों? जिसमें जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है मित्रों कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या है? CO। मेथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। ऑक्सीजन का O। जलवाष्प। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? जलवाष्प। जलवाष्प एक ऐसी गैस है, जनरली गैस ही नहीं है, तो इसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाएगा। अब CO2 में जो कार्बन पाया जाता है, अब देखो, हम बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। देखो, अब पढ़ाने को तो CO2 ऐसी है, इसके बारे में आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन जो आपकी GD के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देखो। CO2 में जो कार्बन है, क्या है दोस्तों? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, और इसके बाहरी जो कोष है उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? संयोजी कोष में जो तत्व पाए जाते हैं वो पाया जाता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। तो कितने हो गए? 2 2 4। दूसरा कोष जो इसका बाहरी है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, ये थे जनरल साइंस के SSC GD परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट सवाल। तो इसी प्रकार अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, सफलता जल्दी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पटेल स्टडी IQ GK के साथ जुड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक मुझे भी मित्रों मोटिवेशन देता है, और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाता हूँ, क्वेश्चंस को लिखता हूँ, क्वेश्चंस को आपको समझाता हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता हूँ जो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं, या जिनकी पूछे जाने की संभावना, आने की पॉसिबिलिटी 99% है। तो दोस्तों भूलिए नहीं, पटेल स्टडी IQ GK।